नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10वीं के जो मॉडल पेपर हैं वो जारी हो चुके हैं। और आज हम कक्षा 10वीं का जो हिंदी का मॉडल पेपर है 2024 का वो सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं। पूरा एकदम पूरा फुल सॉल्यूशन है वो करने वाला हूँ, सभी के उत्तर बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक है वो जरूर देखिएगा। और बाकी जो मैं अलग विषय हैं जैसे विज्ञान का है, विज्ञान का जो मैंने है वो मॉडल पेपर सॉल्यूशन करा दिया है, उसकी अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। प्ले लिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्ले लिस्ट में जाकर आप विज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर हैं वो सॉल्व कराए हुए देख सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर है वो देख सकते हो। पहले ये आप देख सकते हो हिंदी का। और हिंदी में देखो आपको पेपर है 80 नंबर का मिलेगा। ठीक है, टाइम कितने दिया जाएगा 80 नंबर के पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट। और इसमें निर्देश है वो क्या दिए हुए हैं, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे। जो नामांक है, रोल नंबर है, वो सबसे पहले लिखने हैं। प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे। आपको अलग से उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसमें है आपको लिखना होगा। ठीक है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक के साथ हैं वो लिखे। और जैसे आंतरिक खंड मतलब ये आपको सारणी बनानी, जैसे 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है जो पहला क्वेश्चन है उसमें 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे अबसद वाले। ठीक है, तो उसमें देखो इस प्रकार से आपको सारणी है वो बनानी है। और फिर पहले का कौन सा ए आया, दूसरे का सी आया, तीसरे का डी आया, तो इस प्रकार से सारणी बनाकर लिखना है। ठीक है, और 5 नंबर है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक है वो अवश्य लिखे। ठीक है, क्रमांक है वो लिखना है। सीधा क्वेश्चन नंबर लिखा, क्वेश्चन नंबर 5, फिर आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, पहले आपको वापस क्वेश्चन है वो नहीं छापना है ना। नेक्स्ट है आपका इसमें खंड अ में क्या कह रहे हैं, 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन है 1-1 नंबर के होंगे। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। पंडिताइन जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें होगा आइन। कौन सा होगा प्रत्यय, आइन। ठीक है, तो आपका जो ब ऑप्शन है वो सही होगा। सवच शब्द का सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, सु प्लस अच। सु प्लस अच यानी जो आपका दो ऑप्शन है वो सही हो जाएगी। ठीक है, फिर है भ्रमर गीत की भाषा है। भ्रमर गीत की जो भाषा है वो ब्रज है। क्या है, ब्रज, यानी दो ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। किसकी आभा का वर्णन है भाई, फाल्गुन की जो आभा का वर्णन है, फागुन है आपका, वही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो इसमें आपको याद रखना वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर याद हुआ था, वाराणसी में। कब हुआ था आगे हम पढ़ लेंगे, इसके बारे में परिचय वो दिया हुआ। वैसे शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु है वो माना है, तो किसके समान है वो माना है वो बताना है। इसमें होगा आपका सहस्रबाहु, सहस्रबाहु। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा है वो लगी थी, तो किसकी प्रतिमा है वो लगी हुई थी, तो आपको याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन है ना ये दीवान, इसके बारे में हम आगे यहाँ पढ़ेंगे। और 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस होगा, राइट। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। कहानी संग्रह के लेखक हैं वो कौन है, तो इसमें जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा मन्नू भंडारी। क्या हो जाएगा, मन्नू भंडारी, सो ऑप्शन। लखनऊ अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य है वो किया है, तो इसमें क्या है, नवाबों पर। किस पर, नवाबों पर। मानव संस्कृति है, मानव संस्कृति क्या है भाई, हाँ, तो इसमें हो गया अविभाज्य। क्या होगी, अविभाज्य, वो सही होगा। मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया, तो किसको कहा गया, मेहनत कश बादशाहों का शहर, तो इसमें होगा आपका गंतोक। क्या होगा, गंतोक है वो सही होगा। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे, क्या कहकर बुलाते भाई, हाँ, तो इसमें हो गया बोले नाथ, बोले भोलानाथ। ठीक है, भोलानाथ। फिर आपका अगला दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिस क्रिया में कितने दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे क्रिया कहते हैं। दो कर्म मतलब अकर्मक। ठीक है, द्विकर्मक, द्विकर्मक, यह आपका सही होगा इसमें। अगला है अविकारी शब्द को ही कहते हैं। अविकारी जिसमें विकार है वो नहीं हो, तो इसको क्या कहते हैं भाई, अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव, अवयव, अवयव। ठीक है, समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, तो कौन से समास में दोनों शब्द हैं वो प्रदान होते हैं समान रूप से, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा दबंधो। क्या हो जाएगा, दबंधो।
द्वंद्व। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो कौन से विशेषण बनाए जाते हैं भाई? तो इसमें सही होगा आपका 1 मिनट, ठीक है। हाँ, तो इसमें होगा प्रत्यय। क्या होगा? प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय। अव्यय शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। प्रत्यय जोड़कर विशेषण है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो कौन कहलाता है भाई? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के में जुड़कर शब्द के अर्थ में बदल देते हैं, ठीक है। उपसर्ग कहाँ पर जुड़ते हैं भाई? आरंभ में जुड़ते हैं। कहाँ पर जुड़ते हैं? उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। लेकिन जो प्रत्यय होते हैं ना, वो कहाँ पर जुड़ते हैं? पीछे जुड़ते हैं। कहाँ पर जुड़ते हैं? पीछे जुड़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो गया। आगे आरंभ कुछ भी कहो, आपकी मर्जी है। हाँ, नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और गद्यांश जो आपका दिया होगा 6 नंबर का। इस बार गद्यांश से आपको ज़्यादा दिए होंगे और उनको पढ़कर उत्तर देना है, ठीक है। अब इस बार मौज हो गई आप सभी स्टूडेंट के लिए। बहुत ही अच्छा पेपर बने हैं राजस्थान बोर्ड ने। बहुत ही बड़ा बदलाव है इसमें किया है। इसमें देखिएगा, यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का स्वउद्देश्य होना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब शिक्षा है वो होनी जरूरी है, उसका उद्देश्य है कोई ना कोई होना जरूरी है, ठीक है। अगर किसी राष्ट्र का विकास करना, उसके नागरिकों का विकास करना है, सही दिशा में ले जाना, तो शिक्षा होना जरूरी है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना वर्ण नहीं है। ऐसा नहीं कि डिग्री ले ली, पास हो गए, पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया। क्या है ये? मतलब लगातार चलती रहती है, कुछ ना कुछ हमें सीखते ही रहते हैं ना, जो कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा गद्यांश दिया हो गया। हाँ, इसमें प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक सभी स्टूडेंट को पता है, शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा। शिक्षा के बारे में बताइए ना, शिक्षा से राष्ट्र का निर्माण है ना। हाँ, इसमें आप शिक्षा लिख दोगे। दूसरा है, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसमें होगा समुचित शिक्षा। किसके द्वारा? समुचित शिक्षा। यहाँ पर लिखो ना, यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसके शिक्षा का स्वउद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। मतलब समुचित शिक्षा है वो होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर आपका अगला है, नेक्स्ट कौन सा है? तीसरा, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? जीवन में सतत चलती है मतलब शिक्षा ही है ना। सतत चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा। यहाँ पर लिखा देखो, यहाँ पर बल्कि शिक्षा का स्वदेशी अनिवार्य है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है, मतलब ये शिक्षा है ना। बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया। कौन चलने वाली प्रक्रिया? शिक्षा, ठीक है। हाँ, शिक्षा राइट होगा। राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण है तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो कैसी है वो होनी चाहिए भाई? अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छी अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। मैं आपको पूरा पेपर हल कराऊंगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं आपको पूरा एकदम सॉल्यूशन करूंगा। गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे हैं वो बताने हैं। तो इसमें लिख दोगे, यहाँ पर लिखा हो ना, गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन आप लिख सकते हो। फिर है, विनाश शब्द का विपर्यार्थक शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखिए। विनाश, विनाश का उल्टा क्या होगा भाई? यहाँ पर लिखा हुआ देखो, विकास। क्या लिखा है? विकास। विनाश विकास, है ना। हाँ, फिर देखिएगा, ये 6 नंबर का पेपर है, मतलब 6 नंबर का आपका क्या हो चुका है? गद्यांश पूरा हो चुका है। और अब देखिएगा, अपठित पद्यांश को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अपठित पद्यांश को। 6 नंबर का ये भी है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचना अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा वो वसंत। तो इसमें किसके बारे में बताएगा भी? शीर्षक लिखना है, तो शीर्षक आप लिख दोगे वसंत के बारे में बताए। किसके बारे में? वसंत के बारे में। यहाँ पर लिखा हो देखो वसंत, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, यही लिखना आपको वसंत शीर्षक। फिर है, मधु लेकर है वो कौन आया है? तो मधु लेकर है वो कौन आया भाई? आनंद लेकर आया। आनंद है ना, आनंद यहाँ पर लिखा आनंद, ये आनंद, ठीक है। आनंद मतलब आसमान लेकर आया, ठीक है। आसमान आपको लिखना है, आसमान, ठीक है। फिर है, नेक्स्ट है आपका, कंत किस देश में है? कंत है वो किस देश में है? तो इसमें होगा
किस वेश में, ठीक है, सॉरी किस वेश में, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो वीर वेश में, मतलब योद्धा के वेश में, ठीक है। तो आप लिख दोगे योद्धा के वेश में, योद्धा के वेश में, ठीक है। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वसुधा की तुलना है वो किससे की गई है, तो वसुधा यानी धरती माँ की, पृथ्वी की तुलना है वो किससे की गई है, तो इसमें लिखा हुआ है देखो, कहाँ पर लिखा हुआ है, वसुधा, वधु वधुंधा, वधु वसुंधा है ना, तो मतलब वधु से की गई, किससे की गई है, वधु, ठीक है। वधु वसुंधा पुलंकित अंग अंग, तो ये हो गया दुल्हन, है ना, वधु यानी दुल्हन, यहाँ पर ये सही होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो सभी स्टूडेंट को पता है वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। किस ऋतु का, वसंत ऋतु का। फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिखाया है, यहाँ पर लिखा देखो, फूली सरसों ने कौन सा रंग दिखाया है, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु आ पहुंचा नंग, वसु वसुधा पुलकित अंग है, वीर वेश में किंतु का वीरों का कैसा हो वसंत, तो यहाँ पर पीला रंग दिया है, कौन सा रंग, पीला, पीला, ठीक है। कौन सा है, फूली सरसों, सरसों का रंग कैसा होता है भाई, पीला होता है ना, तो यहाँ पर पीला है वो सही होगा, क्या होगा, पीला, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपका अगला खंड यानी सेक्शन बी। इसमें देखिएगा 14 नंबर का सेक्शन होगा ये। निम्नलिखित लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं, 40 शब्दों में देने हैं। देखिएगा इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, काशी संस्कृति की पाठशालाएं नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखना है, तो इसमें लिख दोगे। मैं यहाँ पर देखो एक आंसर भी शायद है वो लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास आंसर भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ, देखो यहाँ पर लिखा है काशी संस्कृति की पाठशाला है क्योंकि काशी में संगीत की एक अद्भुत परंपरा रही है, बड़े बड़े ऋषि कर्ण थे, महाराज ने भी यही सबको संस्कृति का कपाट पढ़ाया। काशी में बाबा विश्वनाथ हैं, संकटमोचक हनुमान का मंदिर है, खान पान उत्सव और अन्य सामाजिक परंपरा भी विद्यमान है, तो ये सब कुछ है इसमें बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ, फिर देखिएगा देखिएगा कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे, ठीक है। हाँ, इस पाठ के आधार पर हमने सब कुछ है वो लिख दिया, जो भी आधार पर विशेषता है वो लिख दी। संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती, जो संस्कृति है वो असंस्कृति में कब बदल जाती हैं, तो इसका भी आंसर है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जब संस्कृति कल्याण भावना से विमुख होकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक है वो बनती है। कोई भी मतलब संस्कृति है वो कल्याण भावना से दूर हो जाती है, उससे विमुख हो जाती है और मानव का अकल्याण और विनाश में सहायक बनती है, ठीक है। किसमें सहायता है वो करती है और कल्याण में तो सहायता नहीं करती हैं, वो होगा भाई, है ना। और तो के इसमें होगा। और संस्कृति तभी असंस्कृति में बदलती है जब उसमें से कल्याण की भावना क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। संस्कृति से ही देश जाति या समुदाय के उन संस्कारों का बोध होता है जिनके सारे वो अपने आदर्शों और जीवन मूल्यों का निर्धारण है वो करता है, ठीक है। फिर देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, संगतकार कविता का मूल भाव लिखिए। संगतकार जो कविता है उसका मूल भाव है वो लिखना है, तो इसमें लिख देंगे, ठीक है। हाँ, संगतकार कविता का मूल भाव लिखना है। इसमें देखिएगा इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की महत्ता का स्पष्ट है वो किया है। मूल भाव बताना मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है, कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर आवाज का साथ संगतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज से देता है। अधिकांश ये मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है जो कि शुरू से ही उसके साथ आवाज मिलाता आ रहा है, ठीक है, ये आप इसमें लिख दोगे। फिर है आपका नेक्स्ट, इसकी पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर अगला कौन सा है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग है वो किया है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो इसमें किन किन बिंबों का प्रयोग है वो किया है। आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए ललित, सुंदर और नवीन बिंबों का प्रयोग किया। इनमें से कुछ बिंब ये हैं, जैसे अरुण कपोलों की मत्तावली सुंदर छाया है, मधुप है, रक्तिम कपोलों से सुशोभित प्रेयसी हैं, अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण प्रवेशी हैं, ठीक है। अगर आप ये 3 भी लिख देते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ललित, सुंदर और नवीन बिंबों का प्रयोग किया है, ठीक है, यहाँ तक लिख दो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हाँ, फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 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 कौन सा था, 9 नंबर, ठीक है। हाँ, लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट का प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा तो कैसा अनुभव है वो उनका हुआ, एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, ठीक है, वो बताना है। तो इसमें बताना है हिरोशिमा में हुए विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर लेखक को बहुत दुख हुआ था, बहुत ही दुख हुआ था।
लेखक ने पहले अखबार में बम विस्फोट के परिणामों को पढ़ा है वो था, और जापान जाकर हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा था, मतलब उनको लोगों को भी है देखा था। लेकिन एक दिन सड़क पर घूमते समय एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखकर लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट से प्रभावित लोगों की दर्द की अनुभूति हुई। लेखक को लगा कि मानो किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो, और उसके भीतर उस विस्फोट का भयानक दृश्य प्रज्वलित हो गया। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया, ठीक है, बहुत ही महसूस है वो किया, ठीक है, दुख को देखा, है ना, पूरा मैंने बता दिया है। और फिर नेक्स्ट आपका कौन सा है, इसमें देखिएगा 10 नंबर, पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई, कैसी अनुभूति हुई। और फिर ये आंखें भर आना मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग है वो लिखना है। तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ है किसी की आंखों में आंसू आ जाना, किसी की आंखों में आंसू आ जाना, किसी की अर्थ लिख रहा है, ठीक है, किसी की आंखों में आंसू आ जाना, ये है ना इस मुहावरे का अर्थ होगा। और इसका प्रयोग है ना उस समय किया जाता है जब किसी को ज़्यादा भावनाओं का एहसास होता है, जैसे कि बहुत ही खुशी हो रही होगी उसमें, या फिर कोई सारा दुख हो रहा होगा, या फिर कोई संवेदना होगी, तो उस समय है ना इसका प्रयोग है वो किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल है वो लिख रहा हूँ, है ना, आंखें भराना इसका, तो इसमें लिख दोगे एग्जाम्पल, विदेश विदेश गए बेटे के दुख में, विदेश गए बेटे के दुख में माँ की आंखें भर आई, माँ की आंखें भर आई, ठीक है, ये दुखी है ना, आंखें भर आई कि भाई मेरा बेटा विदेश गया है ना। और अब खुशी की बात बता देता हूँ, खुशी में अभी आंसू आते हैं, खुशी के आंसू आते हैं ना, तो इसमें देखिएगा, जब मोहन, इसका एग्जाम्पल अलग है, ठीक है, जब मोहन ने सुना कि, जब मोहन ने सुना कि वह परीक्षा में प्रथम आया, वह परीक्षा में प्रथम आया, तो उसकी माँ की आंखें भर आई, तो उसकी माँ की आंखें भर आई, है ना, खुशी के आंसू है ना, उस समय तो दुखी के थे, यहाँ पर खुशी के थे, मतलब जहाँ पर खुशी हो, दुखी हो, संवेदना हो, है ना, तो इस प्रकार है वो कि जब मोहन ने सुना कि वह परीक्षा में प्रथम आया तो उसकी माँ की आंखें भर आई, है ना। और अब देखिएगा जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसको भी हम देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, हाँ, तो इसमें लिख दोगे, वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने पत्थर तोड़ने वाली एक श्रमिक वर्ग की स्त्री का वर्णन है वो किया, जो पत्थर तोड़ती हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति का क्या क्या है, संजीव चित्रण है वो किया है, ठीक है। कवि ने पत्थर तोड़ने वाली महिला को इलाहाबाद के किसी रास्ते पर देखा था, वो एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठी थी जहाँ क्या नहीं थी, छाया वो नहीं मिल रही थी, पेड़ ऐसा था जहाँ पर छाया नहीं थी। कवि ने शोषित समाज की विषमता का वर्णन है वो किया, क्या वर्णन किया देख सकते हो यहाँ पर, कवि ने पत्थर तोड़ने वाली महिला के बारे में कहा कि उसकी व्यवस्था पर कवि का मन दुखी होता है, लेकिन उस नारी के धैर्य और काम में लगन देखकर उनके प्रति सम्मान भी बढ़ जाता है। एक बात तो ये लगती है कि इसको दुखी होता है मन तो, और एक मोटिवेट है होता है, उसका सम्मान है वो बढ़ जाता है उस व्यक्ति का कि भाई ये कितनी मेहनत कर रही है, कितनी लगन से कर रही है, ठीक है। और फिर है वो हाथ में भारी हथौड़ा लेकर बार बार क्या करती है, प्रहार करती हैं, प्रहार करती हैं, है ना, तो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। फिर जो आपका 10 तो नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 11 भी हो चुका है, और खंड स, अब खंड स आ चुका है। और एक तो पैसेज हमने किया था जो गद्यांश किया था 6 नंबर के, गद्यांश और पद्यांश, और अब आपके आ चुके हैं फिर से पठित गद्यांश पढ़ना है, उत्तर देना है 4 नंबर का, फिर पद्यांश भी आएगा 10, और ये 10 कितने हो गए, 20 नंबर तो आपको ये हो गए, और 12 नंबर वो, है ना, तो आपके 32 नंबर तो ऐसे फ्री के हैं ना। और एक मुहावरे वाला वो भी आसान है, वो भी कर सकते हो आप, है ना। और बाकी किताब वाले भी बहुत आसान, हिंदी में आप मान सकते हो, थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे ना तो आपको 80 से 90 लाने से कोई नहीं रोक सकता, इतनी तैयारी, इतना अच्छा पेपर है। इसमें देखिएगा, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृहस्थी जवान जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते, दुखी हो गए 15 दिन बाद
उस कस्मे से फिर गुजरे। कस्मे में घुसने से पहले ख्याल है कि कस्मे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर क्या नहीं होगा, चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गए और कैप्टन मर गए। सोचा वहाँ रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक है, लेखक दुखी क्यों हो गया भाई? लेखक है वो दुखी है, वो क्यों हो गया था? तो देखो ये क्वेश्चन कौन सा है भाई, आपका 12 नंबर है। और इसमें लेखक दुखी क्यों हो गए? क्योंकि जो जालदार साहब थे ना, ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि जो जालदार साहब हैं वो अपने देश के लिए समर्पित थे। किसके लिए समर्पित थे? देश के लिए समर्पित थे। और उनकी क्या हो गई थी? मौत है वो हो गई थी। और उनका सपना क्या था? मास्टर बनाने का अधूरा रह गया था। मास्टर बनाने का अधूरा रह गया था, इसलिए लेखक है वो दुखी है वो हो गया था। ठीक है, लेखक दुखी हुए, है ना, क्योंकि वो मास्टर बनाना भूल गया, है ना। ये इस प्रकार आप दुखी लिख सकते हो। हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्मे से गुजरे? तो कितने दिनों से बाद गुजरे थे? तो यहाँ पर इसका आंसर है वो लिखा हुआ है कहीं पर 15 दिन बाद उस कस्मे से गुजरे। तो 15 दिन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा है वो क्यों नहीं था? क्योंकि मास्टर उसे बनाना भूल गया था। क्योंकि मास्टर उसे बनाना भूल गया था। लेखक आज वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता था? क्यों नहीं चाहता भाई? लेखक आज वहाँ रुकना नहीं चाहते क्योंकि हालदार साहब मर गए थे और वह कुछ भी बदला नहीं था। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये मर गया ना, ये आ गया। फिर आपका नेक्स्ट अगला, अथवा में आप ये भी कर सकते हो। तो ये भी मैं इसका भी आंसर आपको बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा बढ़ेगा लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ। अथवा वाला है, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए क्या थी? अनिवार्य योग्यता थी कि उम्र में कितनी वर्ष होनी चाहिए? 16 वर्ष है उम्र होनी चाहिए। और शिक्षा में क्या होनी चाहिए? मैट्रिक होनी चाहिए। ये मतलब लड़की के विवाह के लिए ना अनिवार्य योग्यता थी। सन 44 में सुशीला ने वह योग्यता प्राप्त कर ली थी। कब प्राप्त कर ली थी? सन 44 में। और शादी करके कहाँ चली गई? कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। दोनों भाई थे उनके, वो भी बाहर चले गए। इन लोगों की छत्रछाया हटती, जो इन दोनों भाई थे ना वो तो बाहर चले गए। इनकी हटते ही क्या होगी? पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का क्या हुआ? एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ सुगढ़, गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटा जाते थे, पिताजी चाहते थे कि मैं रसोई से दूर ही रहूँ। कौन चाहते थे? पिताजी, है ना। और किसको चाहते हैं भाई? कि भाई सुशीला, है ना। रसोई को वो भाटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। जो भी प्रतिभा थी, है ना, हाँ, मैट्रिक पास किए थे ना। लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई? तो कौन सी बताई? यहाँ पर लिखा हुआ है, लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। ये योग्यता थी। लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ? तो कब हुआ? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र से हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हो। बहुत ही अच्छा पेपर है। पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर क्यों रखना चाहते थे? क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्षमताएं, अपनी योग्यता, प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। रसोई को क्या कहते थे? भट्टियार खाना कहते थे। जो भी मतलब पढ़ा वो, है ना, इसमें चला जाएगा, भट्टी में झोंकना, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला, प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का। तो इसमें फसल के बारे में बताया गया ना। हाँ, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। नदियाँ तो पानी देती है फसल को। हाथों के स्पर्श की महिमा। हाथ किसके हैं? किसानों के। बुरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। मिट्टी है बुरी काली, है ना। हाँ, रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच हवा की चिरकन का। तो इसमें देखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि किस विषय में है वो कह रहा है? तो किसके विषय में है वो कह रहा है भाई? हाँ, फसल के बारे में। किसके बारे में? फसल के बारे में, है ना, फसल के विषय में। फसल किसके हाथों की स्पर्श की महिमा है? तो किसानों के हाथों की महिमा है, किसानों के हाथों की, है ना। रूपांतर है सूरज की किरणों का। पंक्ति का अस्पष्ट करना है, तो अस्पष्ट क्या करोगे? तो इसमें लिखा हुआ देखो, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा और संकोच हवा की चिरकन का। जो सूर्य की किरणें के रूप में पवित्र होकर
हवा में सिमट जाती है, सूर्य की किरणें के रूप में परिवर्तित होकर हवा में सिमट जाती है, संकोच हो जाती है, सिमट हो जाती है ना। हाँ, ये आपका सही होगा। और नेक्स्ट है, फसल के किन आवश्यक तत्वों का कवि ने पद्यांश में वर्णन है वो किया है, तो इसमें लिख दोगे। देखो, नदियों की बात की जा रही है, किसानों का हाथों का स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी है, सूरज की किरणों का है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका अगला, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पीडीएफ मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो आप सीधे पीडीएफ के पास पहुंच जाओगे। कहाँ पर? पीडीएफ के पास। अथवा में आप देखो ये भी दिया है, बादल गरजो घेर घेर गोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो है। तो प्रस्तुत कविता में बादल की तुलना किससे की गई, तो बादल की तुलना किससे की गई भाई? कवि से, है ना। तो इसमें लिख दोगे भाई, सॉरी वज्र से, किससे? वज्र से। तो यहाँ पर लिखा होगा कहीं, घेर घेर गगन धराधर और ललित काले घुघराल बाल कल्पना के सिपाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा, यहाँ पर वज्र छिपा ना, तो वज्र से की गई है, वज्र छिपा नूतन कविता, है ना। तो इसमें कविता की तुलना किससे की गई है? कविता में बादल की तुलना किससे की गई है? वज्र से। ठीक है, फिर है आपका, किसके हृदय में विद्युत छवि है, किसके हृदय में विद्युत छवि है, तो इसमें लिखा विद्युत छवि उर में कवि के, है ना। तो इसमें लिख दोगे कवि के हृदय में, कवि के हृदय में। कवि को नवजीवन देने वाला क्यों बताया गया है? क्यों बताया गया भाई? कवि को नवजीवन देने वाला बादल बताया गया है क्योंकि वह नवजीवन कविता लिखता है। कौन सी कविता? नवजीवन, है ना। कवि नवजीवन वाले, है ना। हाँ, कवि और बादल में क्या समानता बताई गई है, तो कवि ने बादल को वज्र से तुलित किए गए हैं और उनमें नवजीवन और कविता की तुलना है वो की गई है। ठीक है, फिर है बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत हैं वो कहा गया है, तो किन विशेषताओं के कारण कहा गया है, तो इसमें भी मैं आंसर है वो यहाँ पर लिख दिया मैंने। ठीक है, कहाँ पर गया? बाल गोविंद भगत एक ग्रस्त थे, लेकिन उनके चरित्र और व्यवहार के कारण उन्हें क्या कहा जाता था? साधु है वो कहा जाता। उनकी विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। कबीर को साह मानकर उनकी शिक्षाओं का क्या करते थे? पालन है वो करते थे। ठीक है, हाँ। फिर क्या करते थे? कभी झूठ है वो नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे, बिना पूछे दूसरों की चीज़ों का भी प्रयोग है वो नहीं करते थे, मतलब पूछते कि भाई चीज़ का प्रयोग करूँ या फिर नहीं करूँ, है ना। खेत की फसल पहले सांप के दरबार में ले जाकर भेंट करते थे, वहाँ से प्रसाद रूप में जो मिलता था उसी से परिवार का गुजारा करते थे। कबीर की तरह ही हर गांव और गली घूमकर भक्ति गीत गाते थे। उनकी वेशभूषा भी क्या थी? कबीर जैसी थी। मृत्यु का शोक का नहीं बल्कि उत्सव का अवसर मानते थे। भगवान के निराकार रूप को मानते थे। उनके अनुसार उनका जो भी है वो मालिक की देन, उन पर उसी का अधिकार है। ठीक है, तो ये इस प्रकार आप लिख सकते हो इसमें। फिर नेक्स्ट, लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, अस्थायी एवं असुरक्षित क्यों मानती है? लेखिका जो पड़ोस कल्चर है ना, विहीन समाज को, जहाँ पर पड़ोसी कल्चर है वो नहीं है, उस विहीन समाज को संकुचित, अस्थायी एवं असुरक्षित क्यों मानती? क्यों मानती है भाई असुरक्षित? तो उसका कारण है वो बताना है। हाँ, तो इसमें लिख दोगे, कहाँ गए? ये रहा, है ना। लेखिका मन्नू भंडारी कहती है कि आधुनिक दबाव के महानगरों के फ्लैट में रहने वाले को परंपरागत पड़ोसी कल्चर से विच्छिन्न कर दिया है। इस वजह से लोग संकुचित और अस्थायी और अशिक्षित हो गए। पड़ोस कल्चर का मतलब है पड़ोसी के साथ आत्मीय संबंध होना। घर की दीवारें पड़ोस तक फैली हुई थी। पूरे मोहल्ले को अपना मानना, जो भी पूरा मोहल्ला है उसको अपना मानना। अन्य घरों में अधिकार से जाना, उन्हें अपने जीवन का अंग है वो माना। ठीक है, तो ये मतलब होता है पड़ोसी कल्चर का मतलब। ठीक है, तो मतलब जो भी फ्लैट में है वो रह रहे हैं और कुछ भी हैं असुरक्षित हैं, अपने आप को मान रहे हैं, है ना। तो ये महानगरों में ऐसा होता है, महानगरों में जो भी शहर होते हैं उसमें होता है। तो इसके बारे में आप और भी हैं वो लिख सकते हो। 15 नंबर की उसने आत्मगति कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपना शब्दों में लिखना है। और नीचे एक अथवा में और भी दिया, ज्योतल जल महातेल की गागरी बूंद न ताको लागती, पंक्ति के माध्यम से बताइए कि गोपियाँ संपूर्ण पद में उद्भव पर क्या व्यंग्य करती है वो भी बताना। ठीक है, तो दोनों में आपको आंसर है वो इसमें बता दूंगा। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन था ना। हाँ, 15 नंबर ही था आपका, ये रहा आपका। देखो, कवि जयशंकर प्रसाद ने बताया कि
कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के यथार्थ को प्रकट नहीं करना चाहता, अपनी मूल भूलों और प्रवचनों को व्यक्त करने में हीनता की क्या होती है, अनुभूति है वो होती है। इसमें वो लिख दोगे और थोड़ा सा बहुत और लिखना है। और अथवा वाला जो प्रश्न है ना आपका, ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद ना ताकू लागी, पंक्ति में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं। गोपियों का कहना है कि उद्धव भाग्यशाली है। क्या है? भाग्यशाली है, क्योंकि उनने कृष्ण से जरा भी क्या नहीं है, मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी जो उद्धव है ना, उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है। गोपियाँ कहती है कि उद्धव तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। ठीक है। और फिर क्या बताएं, गोपियाँ द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य नियत है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा क्या रहे, मुक्त हैं वो रहे थे। ठीक है। हाँ, इस प्रकार से आप इसमें लिख दोगे। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका कौन सा था। हाँ, ये हो चुका है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। यतीन्द्र मिश्र के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखना है आपको। ठीक है। और कवि जयशंकर प्रसाद के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखना है। तो दोनों मैं आपको बता देता हूँ, यतीन्द्र मिश्र और कवि जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में है वो लिखना है। ठीक है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, अभी देखिएगा। हाँ, तब तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, फिर देखिएगा यहाँ पर, ये रहा आपका 16 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, जयशंकर प्रसाद एक क्या थे, प्रख्यात साहित्यकार थे। उनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1890 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? श्रीदेवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद कुब्ज वैश्य परिवार से थे। उनके पूर्वज कनौज में के रहने वाले थे। बाद में उन्होंने जौनपुर में अपना कारोबार है वो बिठाया था। ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध आदि विविध विधाओं में लेखन कार्य किए हैं। उन्होंने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावनात्मक कुल 13 नाटकों की सर्जना है वो की। कामना और एक गुट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर क्या है, आधारित हैं। जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषता क्या है? प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियाँ हिंदी साहित्य को अपनी साधना समझते थे। हिंदी साहित्य को और नाटक में महत्वपूर्ण योगदान छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है वो। ठीक है। कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। और यहाँ पर फिर है अगला प्रश्न आपका कौन सा था, यतीन्द्र मिश्र, इनका भी ये जीवन परिचय था। क्या था भाई? साहित्य और कलाओं के संवर्धन में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सन 1977 में हुआ। उन्होंने हिंदी में क्या थी, एमए की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से प्राप्त की थी। वे 1999 से एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का भी संचालन है वो कर रहे हैं, जिसमें साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन पर विशेष ध्यान है वो दिया जाता है। उनको भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से विभूषित किया जा चुका है। वर्तमान में वे समंतर लेखन के साथ साथ संयुक्त नामक अद्वैतिक पत्रिका का क्या कर रहे हैं, संपादन है वो कर रहे हैं। इनकी रचनाएं भी आप यहाँ पर देख सकते हो, रचनाएं भी लिखी हुई है ना, ये भी पढ़ सकते हो आपको। और फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ कविता भी बता देता हूँ। तुकाराम है, पानी की आवाज़, हारना, ग्रामो फोन का पुराना रिकॉर्ड, एक ही आशे में तिरोहित, रफू, मस्करी, अनंत के पार जाता हुआ घर, कछुआ और खरगोश और उल्ट पासी। ठीक है। तो ये इस प्रकार की कविताएं हैं वो उनकी थी। और अगला देखिएगा नेक्स्ट, साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताया कि लेखक ने अपने संपूर्ण यात्रा की खोज यात्रा क्यों कहा। भाई साना साना जो हाथ जोड़ी है ना अध्याय, इसके आधार पर बताना कि लेखक ने अपनी जो भी संपूर्ण यात्रा की थी, यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा, इसको खोज यात्रा क्यों कहा वो बताना है। और बाबूजी गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले आइए, माता का अंचल पाठ के आधार पर बताए कि यदि ये घटना वर्तमान समय होती है तो बाबूजी की क्या प्रतिक्रिया होती, तो क्या प्रतिक्रिया होती भाई, तो वो बताना है। ठीक है। तो दोनों में आपको आंसर है वो बता रहा हूँ। हाँ, तो इसमें देख सकते हो, ये रहा आपका 7 नंबर। साना साना हाजुड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखक मंतू कांकरे ने अपनी सिक्किम की यात्रा, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालय के विराट रूप का क्या क्या वर्णन है वो किया है। कहाँ का? प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालय के। ठीक है। लेखक ने प्रकृति के इन तथ्यों, सत्यों और अनुभूतियों से अवगत होने का कारण अपनी अनुभूतियों से अवगत होने के कारण ही अपनी इस यात्रा को खोज यात्रा कहा है। ठीक है। तो कारण मैंने बता दिया है। लेखक ने जो भी यात्रा की थी ना, उसमें क्या देखा,
पहाड़ी मजदूर महिलाएं पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए रास्ता बना रही हैं। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे। नीचे चांदी की तरह कोल मारती तीस्ता नदी, कांटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह एवं चमक रहे थे। ठीक है, और देखो ये और क्वेश्चन रह गया था ना। हाँ, अथवा में आप ये वाला है, माता कांचल पाठ के आधार पर अगर ये घटना आज होती तो बाबूजी की प्रतिक्रिया इस प्रकार हो सकती थी। किस प्रकार हो सकती थी? बाबूजी गुरुजी से चिरोड़ी करके भोलानाथ को घर ले आए। बाबूजी भोलानाथ को अपने साथ चौके में बिठा कर खाना खिलाते। ठीक है, और भोलानाथ का पेट भर जाने के बाद भी उनकी माँ थोड़ा और खिलाने का हट है वो करती। और क्या करती? बाबूजी भोलानाथ को नहलाते, उनके माथे पर तिलक और बबूत है वो लगाते। बबूत क्या होती है आपको पता ना? हाँ, बाबूजी भोलानाथ को अपने साथ पूजा में बिठाते और रामायण का क्या कराते? पाठ भी है वो करवाते थे। बाबूजी भोलेनाथ को अपने साथ घुमाने ले जाते। बाबूजी भोलानाथ के साथ खेलते, उनकी बालक शुभ क्रीड़ा से प्रसन्न होते, है ना। और क्या करते? माता के अंचल पाठ में लेखक ने माता पिता के स्नेह और शरारत से भरे अपने बचपन को क्या क्या याद है वो किया है। इस पाठ में बच्चों को अपने पिता के साथ अधिक जुड़ाव है वो दिखाया गया है। ठीक है, जो भी अपने पिताजी हैं उनके साथ, है ना। बच्चे अपने पिता और माता को अलग अलग नजरिए से क्या करते हैं? देखते हैं। जब उन्हें अत्यधिक असुख की भावना घेर लेती तो वे अपने माँ से सारे और सांत्वना की उम्मीद करते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मेरे को ये बहुत ही अच्छा प्रश्न लगा, है ना। हाँ, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कौन सा है भाई? हाँ, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर 3 शब्द में निम्न लिखना है, तो 3 शब्द पर निम्न लिखना 6 नंबर का क्वेश्चन है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरा निम्न है वो लिख कर बता दूंगा। ठीक है, कैसे लिखना है? तो इसमें देखो, आतंकवाद एक समस्या है, प्रस्तावना लिखनी है। आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद से उत्पन्न समस्याएं, आतंकवाद से निपटने के उपाय, उपचार। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको इम्पोर्टेंट है, और एक ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण प्रस्तावना पर प्रकार लिखने, कारण लिखने, संरक्षण के उपाय, उपचार। ठीक है, और फिर है आवश्यकता अनुशासन की, हानि लाभ दोनों हैं इसमें लिखने, और उपचार। ठीक है, मेरी अविस्मरणीय यात्रा, प्रस्तावना, यात्रा का आरंभ, यात्रा का अनुभव, यात्रा के अविस्मरणीय होने के कारण, उपचार। ठीक है, फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र है वो लिखना 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आप ये भी कर सकते हो, स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताने हुए एक पत्र है वो लिखना है। ठीक है, निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री है तो विज्ञापन है वो लिखना है। व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शन देखते हुए एक विज्ञापन है वो लिखना है। ठीक है, तो पूरा मैंने वीडियो बता दिया है, वीडियो में बता दिया है पूरा पेपर। ठीक है, और पूरे के आंसर भी बताए हैं, और एक जो कि एक तो आपको ये निबंध नहीं बताया है, और एक ये एप्लीकेशन वगैरह। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और पूरा निबंध वगैरह कैसे लिखना है, क्या करना है, सब कुछ उस वीडियो में बता दूंगा। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।